आज गाइस हम बात करेंगे डी एंड एफ ब्लॉक की। देखिए जो डी एंड एफ ब्लॉक चैप्टर है वहां से जो क्वेश्चन बनते हैं वो बनेंगे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस। यहाँ पे कोई न्यूमेरिकल नहीं है, सिर्फ कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपके कंसेप्ट अगर क्लियर हैं तो आप उस क्वेश्चन का आंसर इजीली दे पाएंगे। मैं यहाँ पर आपको केवल और केवल कंसेप्ट समझाऊंगा। जो जो कंसेप्ट समझा रहा हूं उसी से आप लोग देख लीजिएगा क्वेश्चंस पुटअप होंगे। ठीक है, यहां पर मैं सबसे पहले बात करता हूं आपकी पीरियोडिक टेबल की। पीरियोडिक टेबल में जो डी और एफ ब्लॉक है उनकी, डी ब्लॉक स्टार्ट होता है स्कैंडियम से, यानी फोर्थ पीरियड आवर्त जो चौथा होता है वहां से डी ब्लॉक स्टार्ट होता है। यह है पहली सीरीज, पहली श्रेणी, फर्स्ट सीरीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। स्टार्ट होती है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक तक। स्कैंडियम से लेकर जिंक तक। अब आप लोग इसे कैसे याद करते हैं वो आपकी सोच है। मैं आपको जो बता रहा हूं वो आप ऐसे याद कीजिए। स्कूटी, वैन, कार, मनी। स्कूटी, वैन, कार कब आएंगे? जब हम मनी फेंकेंगे। मनी फेंको, मनी फेंको, नी कूजन, कूजन नाम के पर्सन को हम बोल रहे हैं स्कूटी, वैन, कार अगर आपको लेनी है तो आप मनी फेंको, है ना। ठीक है, ये सिंपली फर्स्ट सीरीज आपको याद होनी चाहिए डी ब्लॉक की। आफ्टर इट आपको ये ध्यान रखना है स्कैंडियम के नीचे होता है इरिडियम, टाइटेनियम के नीचे होता है जिरकोनियम, इरिडियम के नीचे होता है लेंथेनम, लेंथेनम के बाद आता है हाफनियम HF। यहां पर एक चीज नोट करिएगा, लेंथेनम है 57 एटॉमिक नंबर पे, हाफनियम है 72 एटॉमिक नंबर पे। लेंथेनम के नीचे आता है एक्टेनम, जो एक्टेनम है वो 89 पर है और रदरफोर्डियम है 104 पर। तो बीच के जो एलिमेंट हैं 57 से 72, डायरेक्ट 57 से 72 आया है, तो बीच के एलिमेंट क्या हो गए? गायब हो गए। वो बीच के जो एलिमेंट है यहां से निकालकर एक अलग ब्लॉक में डाले गए जिसे नाम दिया गया एफ ब्लॉक। इस पर मैं बाद में आऊंगा, पहले इसको क्लियर करते हैं। यहां तक ये चीज समझ में आई कि लेंथेनम और एक्टेनम 57 और 89 के पश्चात जो एलिमेंट हैं वो सारे के सारे एफ ब्लॉक एलिमेंट कंसीडर किए जाते हैं, उन्हें अलग ब्लॉक में डाला गया। अब यहां की बात करते हैं केवल और केवल। निकल के नीचे पैलेडियम और प्लेटिनम आता है, कॉपर के नीचे Ag और Au। देखो पुराने जमाने में कॉपर के क्या होते थे? कॉइन्स होते थे, सिल्वर के भी कॉइन्स, गोल्ड के भी कॉइन्स, है ना। तो इनको बोलते हैं कॉइन्स मेटल। जिंक, कैडमियम और मरकरी, जिंक, कैडमियम एंड मरकरी, ये तीनों के तीनों एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं है। अब क्यों नहीं है मैं इसकी भी बात पे आऊंगा, पहले इसको समझ लीजिए डी ब्लॉक को है क्या। अब देखिए जो ये चौथा पीरियड है, पांचवा पीरियड है, छठा पीरियड और जो सातवां पीरियड है, ये सब का सब क्या है? डी ब्लॉक में कंसीडर किया जाता है। डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं उनको बोला जाता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स, हिंदी में जिन्हें बोला जाता है संक्रमण तत्व, या इन्हें बोलते हैं हैवी मेटल्स, भारी धातुएं। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको याद होना चाहिए। क्या होता है? N-1d, 1 से 10 इलेक्ट्रॉन यहां भरे जाएंगे, फिर Ns 1 से 2। ये आपको याद होना चाहिए। कभी एमसीक्यू या वेरी शॉर्ट में या फिलअप में कभी पूछा जाए तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होता है। ठीक है गाइस, अब जब आप जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भरते हो यहां के किसी एलिमेंट का, स्पेशली ये जो पहली लाइन है ये आपको याद होनी चाहिए, इन सब का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता क्या है। ठीक है, जब यहां पर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भरोगे इन सब का, तो जो N-1d ऑर्बिटल है, कौन गाइस? N-1d ऑर्बिटल, वो निकल के आएगा कौन? 3d। कौन निकल के आएगा? 3d। तो इन सभी बंदों को, इन सभी एलिमेंट को, यानी फर्स्ट सीरीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट इज नॉन एज 3d सीरीज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। 3d श्रेणी संक्रमण तत्व कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इनमें मैं ये बोल सकता हूं अंतिम इलेक्ट्रॉन, लास्ट इलेक्ट्रॉन 3d कक्षक में, 3d ऑर्बिटल में जाता है, इसलिए इन तत्वों को क्या बोला जाता है गाइस?
3D श्रेणी तत्व, 3D सीरीज ट्रांजिशन एलिमेंट। इसी तरह 4D में जब लास्ट इलेक्ट्रॉन जाएगा तो इन तत्वों को क्या बोला जाएगा, 4D सीरीज, इनको 5D सीरीज, इनको 6D सीरीज। ये है इनका नाम। कभी पूछ लिया जाए कि 6th पीरियड का नाम क्या है, तो 6th पीरियड का अदर नेम जो होगा, इनको 5D सीरीज ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहा जाता है, 5D श्रेणी संक्रमण तत्व भी कहा जाता है। ठीक है गाइस। अब यहां से, यानी ये जो इंट्रोडक्शन मैंने बताया, इन इंट्रोडक्शन से ये क्वेश्चन बनते हैं। अब मैं एफ ब्लॉक का इंट्रोडक्शन देता हूं। एफ ब्लॉक को बोला जाता है गाइस इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, अंतः संक्रमण तत्व। क्या बोला जाता है, अंतः संक्रमण तत्व। यहां ये लेंथेनम, लेंथेनॉइड के बाद आया, जो इनको बोलता जाता है लेंथेनम, इनको एक्टेनम। ये जो पहली सीरीज है और ये जो दूसरी सीरीज है, इनको बोला जाता है लेंथेनॉइड सीरीज, ऊपर वाली को, नीचे वाली को एक्टेनॉइड सीरीज। लेंथेनॉइड सीरीज के किसी भी एलिमेंट को जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भरोगे तो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो कहां जाएगा, 4f ऑर्बिटल में, 4f कक्षक में। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज 4f सीरीज। लास्ट इलेक्ट्रॉन यहां एक्टेनॉइड का 5f सीरीज में जाता है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज 5f सीरीज एलिमेंट। ये बात आई समझ में गाइस। नेक्स्ट, पहली जो सीरीज है ये वाली, इसका एक और नाम है, यानी जो लेंथेनॉइड सीरीज है इसको बोला जाता है फर्स्ट इनर ट्रांजिशन एलिमेंट सीरीज, प्रथम अंतः संक्रमण तत्व श्रेणी। सेकंड वाले को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट सीरीज, लेकिन सेकंड, यानी द्वितीय अंतः संक्रमण तत्व श्रेणी। कभी पूछ ले 5f का दूसरा नाम क्या है, तो एक्टेनॉइड सीरीज भी बोलते हैं, या द्वितीय संक्रमण अंतः संक्रमण तत्व श्रेणी भी कहा जाता है। ठीक है गाइस, ये केवल इंट्रोडक्शन है। यहां ये स्टार्ट कहां से होता है, ये होता है सीरियम से स्टार्ट होता है और ल्यूटेशियम तक चलता है। ये सीरीज स्टार्ट होती है एक्टेनॉइड थोरियम से और कहां तक चलती है, लोरेशियम तक चलती है। इसका फर्स्ट एलिमेंट 58 एटॉमिक नंबर पे, लास्ट एलिमेंट 71 पे, इसका 90 पे और इसका 103 पे। यहां पर यूरेनियम के बाद, यूरेनियम का एटॉमिक नंबर होता है 92, यूरेनियम के बाद जितने भी एलिमेंट्स हैं उन्हें ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट बोला जाता है। इसका बाकी जो इंट्रोडक्शन है वो मैं आपको बाद में करवाऊंगा, इतना केवल चैप्टर को स्टार्ट करने के लिए काफी है। अब देखिए, ये जो इंट्रोडक्शन मैंने बताया, इसके अकॉर्डिंग हम वन बाय वन इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। जो पहले नंबर प्रॉपर्टी आती है वो है मेल्टिंग पॉइंट। डी ब्लॉक में लेफ्ट टू राइट जाने पर मेल्टिंग पॉइंट में क्या इफेक्ट आपको दिखाई देगा। तो यहां पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जब भी हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं, तब ये जो फर्स्ट एलिमेंट, यानी ये जो फर्स्ट सीरीज दिख रही है आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आना चाहिए। इसके पश्चात आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि अगर किसी का कॉन्फ़िगरेशन D10 है या D5 है, D10 का मतलब उसका ऑर्बिटल फुल्ली भरा हुआ है, फुल फील्ड स्टेबिलिटी है उसमें। D5 का मतलब हाफ फील्ड स्टेबिलिटी, यानी पूर्ण पूरित कक्षक स्थायित्व और अर्धपूर्ण पूरित कक्षक स्थायित्व होता है। D5 और 10 के अलावा, D5 और D10 के अलावा सभी जो कॉन्फ़िगरेशन होंगे वो अस्थायी होंगे। ठीक है, उनसे इलेक्ट्रॉन निकालना क्या है, थोड़ा इजी है। D5 से और D10 से इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा क्या है, मुश्किल है। ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। अब मेल्टिंग पॉइंट की जब मैं बात करूं तो लेफ्ट टू राइट चलने पर मेल्टिंग पॉइंट पहले तो इंक्रीज होगा, फोर्थ एलिमेंट तक क्या होगा, इंक्रीज होगा। आफ्टर इट विल डिक्रीज डाउन। आपको एक चार्ट दिख रहा होगा, एक ग्राफ दिख रहा होगा जो एनसीईआरटी में गिवन है, स्क्रीन पे दिख रहा है। इस चार्ट के अकॉर्डिंग फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स्थ पीरियड, इन जो सीरीज है, यानी 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज, किसी भी सीरीज का जो चौथा एलिमेंट है उन सब का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है क्यों हाई होता है, तो इसका आंसर सीधा और सिंपल सा है कि इन सब का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, D5 होता है, जो क्या शो करता है, स्टेबिलिटी शो करता है। दैट्स व्हाई
दैट्स व्हाई दे मेल्टिंग पॉइंट इज हाई। प्लस साथ ही साथ यहां कोवेलेंट बॉन्डिंग प्लस मेटालिक बॉन्डिंग पाई जाती है इनमें। इसकी वजह से जो फोर्थ एलिमेंट है उनका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा हाई होगा। अब वो फोर्थ एलिमेंट कौन कौन है, देखिए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। फोर्थ पे कौन आया, क्रोमियम। यहां पर फोर्थ एलिमेंट कौन आएगा, मॉलिब्डेनम। ये मैंने लिखा है, फोर्थ एलिमेंट कौन कौन है, क्रोमियम है, मॉलिब्डेनम है, W मतलब टंगस्टन। इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है गाइस, हाई होता है। क्यों, क्योंकि इनका D5 कॉन्फ़िगरेशन होता है, प्लस कोवेलेंट बॉन्डिंग के साथ साथ यहां क्या पाई जाती है, मेटालिक बॉन्डिंग, यानी सहसंयोजन आबंध के साथ साथ यहां धात्विक बंधन भी पाया जाता है, जिसकी वजह से इनका गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, उच्च होता है। अब एक्सेप्शन क्या है, कुछ एलिमेंट इन सीरीज में ऐसे हैं जिनका D5 कॉन्फ़िगरेशन होते हुए भी, अपवाद क्या है, D5 कॉन्फ़िगरेशन है, D5 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, लेकिन उनका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। वो अपवाद क्या है वो याद रखना आप लोग, Mn मैग्नीज, Tc, Mn और Tc, इनका D5 कॉन्फ़िगरेशन होते हुए भी मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है गाइस, लो होता है, कम होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो है एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। देखिए गाइस, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन का मीनिंग क्या है वो सुनिए। अगर मैं ये बोलता हूं मेरे पास कोई मेटल की रॉड है, अब इस मेटल की रॉड में केवल और केवल किसी मेटल के एटम यानी आयरन की रॉड होगी, तो इसमें केवल और केवल क्या होगा गाइस, आयरन के एटम होंगे। मेरे को क्या करना है, यहां झुंड है आयरन के एटम्स का, आयरन मेटल के एटम जो हैं उनका झुंड है। इस झुंड से केवल एक एटम को क्या करना है, सेपरेट करना है। तो मेरे को क्या करना है, आइसोलेट करना है। किसी भी झुंड से, मेटल के एटम के झुंड से किसी एक मेटल के एटम को बाहर निकाल के सेपरेट करना, उसे आइसोलेट करना। सिंगल रखने का मतलब क्या है, आइसोलेट करना। इस चीज को बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। क्या बोलते हैं, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। अब एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन का यहां डी ब्लॉक पर क्या फर्क पड़ता है, हमें यह देखना है। तो देखिए, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन इन सब की क्या रहती है गाइस, हाई। अब बात आती है हाई क्यों रहती है भाई, क्योंकि डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं इनका एटॉमिक साइज रिलेटिवली क्या होता है, स्मॉल होता है। बाकी सबसे क्या होता है, स्मॉल होता है। ठीक है, दूसरी चीज यहां पर स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग प्लस कोवेलेंट बॉन्डिंग पाई जाती है। स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग और कोवेलेंट बॉन्डिंग। अब सुनिएगा, कोवेलेंट बॉन्डिंग और मेटालिक बॉन्डिंग क्या है। सबसे पहले बात करता हूं कोवेलेंट बॉन्डिंग की। यहां पर मैंने ये बोला इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, N-1d 1 से 10। यानी ये जो d ऑर्बिटल है, ये जो d कक्षक है, किसी एक एटम का डी कक्षक और किसी दूसरे एटम का जो डी कक्षक है यानी N-1d ऑर्बिटल, ये अगर आपस में ओवरलैप हो जाए, ये अगर आपस में ओवरलैप, तो मैं ये बोलूंगा डी ऑर्बिटल और डी ऑर्बिटल की क्या हो चुकी है, ओवरलैपिंग। जब डी और डी ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग हो जाएगी, डी डी कक्षक का अतिव्यापन हो जाएगा, तो यहां पर जो बॉन्ड होगा उसमें सहसंयोजक प्रकृति आ जाएगी, कोवेलेंट नेचर आ जाएगा। तो हम ये बोलेंगे किसी भी डी ब्लॉक के एलिमेंट में डी डी ओवरलैपिंग की वजह से कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है, सहसंयोजक आबंध हो जाता है। साथ ही डी ब्लॉक के जो मेटल हैं उनका रिलेटिवली एटॉमिक साइज क्या होता है, उनका परमाणु आकार क्या होता है, छोटा होता है। अगर छोटा होगा तो उनमें क्या पाई जाएगी, स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग, प्रबल धात्विक बंध पाया जाएगा। अब कोई कहेगा सर स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग कैसे, एक मेटल है भैया, ये दूसरा मेटल है, एक मेटल का न्यूक्लियस है, ये दूसरा मेटल का न्यूक्लियस है। इस मेटल के न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन, इस मेटल के न्यूक्लियस के यानी नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन, इसके इलेक्ट्रॉन इसके नाभिक पर, इसके इलेक्ट्रॉन इसके नाभिक पर कोई ना कोई अट्रैक्शन फोर्स लगाएंगे। जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन यानी प्लस, न्यूक्लियस पे क्या होता है प्लस,
माइनस और प्लस के बीच जब इंटरेक्शन होता है, अन्योन्य क्रिया होती है, तो यहां पर बंध कैसा होगा? इलेक्ट्रोवैलेंट, यानी मेटालिक बॉन्डिंग बोल सकता हूं मैं। यहां पे धात्विक बंध पाया जाता है जो काफी क्या होता है? स्ट्रॉन्ग। अब कोई बोलेगा सर स्ट्रॉन्ग क्यों हुआ, प्रबल क्यों हुआ? तो मैं बोलूंगा बेटा साइज क्या है एटम का? छुटका है। जब छोटा एटम का साइज होगा तब मेटालिक बॉन्डिंग क्या हो जाती है बेटा? स्ट्रॉन्ग हो जाती है। अगर वो स्ट्रॉन्ग है, साथ ही साथ कोवेलेंट बॉन्ड पाया जा रहा है, यानी करेले पर नीम चढ़ा, तो हुआ क्या गाइस? वो जो बॉन्डिंग होती वो काफी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, वो काफी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, जिसकी वजह से उनका मेल्टिंग पॉइंट, उनका एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्या रहेगा गाइस? हाई रहेगा। अब अगर हम बात करें फर्स्ट एलिमेंट की जो सीरीज है, यानी जिसे हम 3D सीरीज बोलते हैं, और 4D सीरीज और 5D सीरीज, इन तीन 3D सीरीज मतलब इन तीन सीरीज की बात करें, तो जो फर्स्ट सीरीज होगी, जिसे हम फर्स्ट सीरीज, सेकंड सीरीज, थर्ड सीरीज, क्वेश्चन यही बनता है फर्स्ट सीरीज का एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्या रहता है? हाई रहता है एज कंपेयर टू सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, अब कोई पूछेगा कि भाई क्यों हाई रहता है, तो आपको चीज जो ध्यान रखनी है वो यही ध्यान रखनी है गाइस कि इनका एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन इसलिए हाई होता है बिकॉज दे हैव स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग प्लस एडिशनली दे पोजेस कोवेलेंट बॉन्डिंग। अब बात करते हैं एटॉमिक साइज की, यानी परमाणु आकार की। तो देखिए गाइस, जनरल जो ट्रेंड है वो क्या है कि किसी भी पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट चलने पर एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है, यानी परमाणु क्रमांक बढ़ता है, जिसकी वजह से प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है, यानी इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज, जिसे हम ENC या Z इफेक्टिव बोलते हैं, वो बढ़ता है। अगर वो बढ़ेगा, परमाणु है, परमाणु में नाभिक है, नाभिक का चार्ज बढ़ रहा है, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन पर जो आकर्षण बल है, जो अट्रैक्शन फोर्स है, वो बढ़ेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे? नाभिक की ओर, न्यूक्लियस की ओर, जिसकी वजह से एटम का साइज धीरे धीरे क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। ये जनरल ट्रेंड कहता है। लेकिन डी ब्लॉक में लेफ्ट टू राइट चलने पर ENC और एक यहां पर चीज आती है शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट क्या है? वो स्क्रीन पे देखिए, आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा। अब इस डायग्राम को आप देखते रहिए और मैं जो समझा रहा हूं वो सुनते रहिए। न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का चार्ज बाहर जो शेल्स में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वहां पर लगेगा। अगर मैं ये बोल दूं इस न्यूक्लियस का चार्ज, इसका अट्रैक्शन फोर्स बाहर के इलेक्ट्रॉन पर नहीं लगता, इसका मतलब ये न्यूक्लियस का चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन है बाहर का, इस पर लग रहा है, लेकिन किसी ने इसे यहीं पर ही रोक लिया। अब कौन रोक सकता है? अगर यहां पर मैं बोलूं S या P ऑर्बिटल बीच में आ जाती है, S या P ऑर्बिटल बीच में आ जाती है, तो आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस का चार्ज नहीं लग पाएगा। इसका मतलब S और P ऑर्बिटल अच्छी शील्ड प्रोवाइड करते हैं। क्या प्रोवाइड करते हैं? अच्छी शील्ड। लेकिन अगर यहां D या F ऑर्बिटल हो, इनर में कौन हो? D या F ऑर्बिटल हो, तब न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन पे लग जाएगा। अगर ये लग गया तो मैं यहां बोलूंगा जो शील्डिंग इफेक्ट है इनका, वो क्या है? पुअर। इसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ खिंच जाएंगे और एटम का साइज छोटा हो जाएगा। ये शील्डिंग इफेक्ट होता है। अब यहां देखिए, आपको दो चीजें ध्यान रखनी है कि लेफ्ट टू राइट डी ब्लॉक के बंदों, ये जो पहली सीरीज है इसके लिए बता रहा हूं, सुनिएगा। स्कैंडियम से क्रोमियम तक ENC क्या होता है? ज्यादा होता है। शील्डिंग इफेक्ट क्या रहता है? कम रहता है। अगर ENC ज्यादा होगा, दैट मींस यहां से यहां तक जब चलोगे तो एटम का साइज धीरे धीरे क्या होगा? छोटा होगा। ठीक है। फिर यहां Mn से लेकर निकल तक, यानी मैग्नीज से लेकर निकल तक की बात करें, ENC और शील्डिंग इफेक्ट ऑलमोस्ट बराबर रहता है, अप्रोक्सीमेटली सेम रहता है। इसका मतलब ये हुआ इन सब का एटॉमिक साइज ऑलमोस्ट क्या रहेगा? सेम रहेगा। लेकिन कॉपर से जिंक तक जाने में, यहां पर बात की जाए, शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होता है और ENC क्या रहता है? कम। अगर शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा यानी परिरक्षण प्रभाव ज्यादा है, तब यहां पर क्या होगा? अब आप लोग सोचिए, अगर परिरक्षण प्रभाव ज्यादा है तो कॉपर का साइज क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा,
क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस का चार्ज आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन पे लगेगा और वो उन्हें खींच लेगा, यही होगा। तो कॉपर का साइज क्या हो जाएगा? छोटा, और जिंक का साइज क्या हो जाएगा? बड़ा। यही बात होती है। तो कभी कभी कोई क्वेश्चन आए कि कॉपर का साइज, एटॉमिक साइज छोटा क्यों होता है जिंक से, तो आंसर रहेगा क्योंकि यहां शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू ENC। इसकी वजह से कॉपर का एटॉमिक साइज छोटा होता है, किससे? जिंक से। ये एक्सेप्शन है जो आपको याद रखने पड़ेंगे गाइस, ठीक है। इसके बाद मैं बात करता हूं, नॉर्मल एक चीज है कि एटॉमिक साइज किसकी? डी ऑर्बिटल में। डी ऑर्बिटल में क्या होती है? पुअर शील्डिंग होती है। पुअर शील्डिंग की वजह से Z इफेक्टिव इंक्रीज हो जाता है और एटॉमिक साइज डिक्रीज हो जाता है, यही मैंने बताया। अब यहां देखिए, कंपेयर कर रहे हैं, ये 3D सीरीज, ये 4D, ये 5D सीरीज है, ठीक है। तो मैंने यहां लिखा है 3D सीरीज का एटॉमिक साइज 4D सीरीज से क्या होता है? छोटा होता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। 4D सीरीज और 5D सीरीज, 4D एरी, 5D एरी, इन दोनों का जो एटॉमिक साइज है वो ऑलमोस्ट क्या रहता है? सेम रहता है। अब ये कहानी है कि 4D और 5D का एटॉमिक साइज ऑलमोस्ट सेम क्यों रहता है? क्यों? इसका रीजन क्या है? इसका रीजन यहां देखिए, 4D से जब आप 5D में एंटर करते हो, यानी सेकंड ट्रांजिशन एलिमेंट सीरीज से थर्ड ट्रांजिशन एलिमेंट सीरीज में जब आप एंटर करोगे, तब यहां पर एक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है जिसे हम बोलते हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। क्या बोलते हैं? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता क्या है वो सुनिएगा। 4D से जैसे ही आप 5D में जाओगे तो लेंथेनम के बाद 14 एलिमेंट्स हैं जो F ब्लॉक में चले गए, वहां से गुजर के फिर यहां हाफनियम पर आप एंटर करोगे तो यहां पर F ऑर्बिटल की एंट्री हो चुकी है। किसकी एंट्री हो चुकी है? F ऑर्बिटल की। अब आपको पता है F ऑर्बिटल की जो शील्डिंग है वो क्या होती है गाइस? पुअर होती है। फिर जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो कहां जाएगा? पहले जाएगा 4f में, आफ्टर इट वो कहां जाएगा बेटा? वो जाएगा d ऑर्बिटल में। तो इन दोनों की शील्डिंग क्या होती है? पुअर होती है। यही मैंने यहां लिखा है, लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? 4f में, आफ्टर इट विल गोज इन 5d। इनकी होती है पुअर शील्डिंग, जिसकी वजह से एटॉमिक साइज में सडन डिक्रीमेंट होता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। सिंपल। कभी कोई लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन पूछे तो आपको यही बोलना है कि जब भी हम 4D सीरीज से 5D सीरीज में एंटर होते हैं तो यहां पर 14 लेंथेनॉइड एलिमेंट आने की वजह से 4f ऑर्बिटल की एंट्री होती है। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन 4f ऑर्बिटल में जाता है, फिर जाता है 5D ऑर्बिटल में, जिसकी वजह से हम ये बोल सकते हैं यहां पर पुअर शील्डिंग होती है और एटम का साइज सडनली क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। इसी चीज को हम बोलते हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। इस लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से यहां पर देखिए, हाफनियम और जिरकोनियम की हम बात करते हैं, हाफनियम और जिरकोनियम की बात करते हैं। यहां पर मैंने लिखा है कि 4D और 5D का एटॉमिक साइज ऑलमोस्ट क्या रहता है? सेम रहता है ना। तो क्वेश्चन ये पूछेगा कि जिरकोनियम और हाफनियम का एटॉमिक साइज ऑलमोस्ट सेम क्यों रहता है? ऑलमोस्ट सेम क्यों रहता है? तो इसका जो आंसर है वो आपका क्या रहेगा? ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। और पूरा डिटेल में देना हो तो ये चीज जो मैंने समझाई ये डिटेल में आंसर रहेगा, ठीक है गाइस। फिर देखिए, अब यहां एटॉमिक साइज के बाद बात आती है आईपी की, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। अब आप सभी को पता है आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है। किसी भी आइसोलेटेड न्यूट्रल एटम की आउटर शेल से जब हम एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं उस समय जो उसको एनर्जी हम देते हैं उसी को हम बोलते हैं आयनन ऊर्जा, यानी आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है। अब आयोनाइजेशन एंथैल्पी की जब भी यहां हम बात करेंगे आपको कॉन्फ़िगरेशन ध्यान में रखना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना आना चाहिए। जब मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखता हूं इन सभी का, ठीक है, शॉर्ट वाला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखता हूं, फॉर एग्जांपल मैंने बोला स्कैंडियम, स्कैंडियम आता बेटा 21 पे, तो इसका शॉर्ट में लिखूंगा कि आर्गन इससे पहले क्या होती है? मेरे पास एक नोबल गैस होती है, ये 18 पे आता है। उसके बाद ये जाएगा किसमें बेटा? 3D में, है ना, 3D और 4s, या मैं इसको पहले ऐसे लिख दूं कि 4s में जाएगा इलेक्ट्रॉन, 4s में कितने जाएंगे? 2, 18 2 20, अब बचा 3D में 1 जाएगा, 21 हो गए। अब सुनिएगा गाइस, यहां पर अगर मैं बात करता हूं आईपी की, यहां से मैं एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करवा सकता हूं, ठीक है, लेकिन यहां से S से इलेक्ट्रॉन रिड्यूस मतलब बाहर निकालना थोड़ा क्या हो जाएगा? मुश्किल।
अब इसी तरह क्रोमियम और Mn की बात करते हैं। क्रोमियम और Mn, क्रोमियम और Mn की जब Ip की बात करेंगे तब हम यहां पर ये देखेंगे इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इन कॉन्फ़िगरेशन 3d5 4s1, इसका 3d5 4s2। यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकालना इजी है, यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकालना कठिन है। यहां से 4s2 कॉन्फ़िगरेशन है, 4s2 कॉन्फ़िगरेशन है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा कठिन होगा। तो इसकी Ip क्या होगी, फर्स्ट Ip Mn की ज्यादा होगी एज कंपेयर टू क्रोमियम। लेकिन M+2 आयन बनाना है, एक और आयन आपको निकालना है, यानी एक और आयन नहीं इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो यहां पर कॉन्फ़िगरेशन देखो 4s1, यहां से निकालना इजी, लेकिन 3d5 कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, स्टेबल स्थायित्व होता है, तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा मुश्किल होगा। इस वजह से जो सेकंड Ip होगी वो किसकी ज्यादा होगी, क्रोमियम की एज कंपेयर टू Mn। ठीक इसी तरह कॉपर और जिंक का पूछ ले तो आपको इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अब आपको पता होना चाहिए। कॉपर का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है और जो क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, यानी इलेक्ट्रॉनिक जो कॉन्फ़िगरेशन होता है, ये दोनों एक्सेप्शनल होते हैं। ठीक है, तो कॉपर का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d10 4s1, इसका 3d10 4s2 होता है। यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकालना इजी है, यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा कठिन, यानी जिंक की Ip फर्स्ट Ip M+1 बनाने के लिए इसकी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू कॉपर। लेकिन जब आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, अब ये M+1 आयन बना हुआ है, अब आपको इलेक्ट्रॉन निकालना, तो यहां से निकालना मुश्किल होगा। इसका मतलब सेकंड Ip कॉपर की क्या होगी, ज्यादा होगी एज कंपेयर टू जिंक। तो जब ऐसे Ip पे क्वेश्चन आए तो आपको इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना आना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख करके आप लोग बता सकते हो किसकी Ip कम है, किसकी Ip ज्यादा है। केवल और केवल ध्यान इतना रहना चाहिए कौन सा ऑर्बिटल कब स्टेबल होता है। S वाला 2 पर, NH2 स्टेबल। फिर मैंने बोला D वाला या तो D5 पे या D10 पे, F वाला F7 पे या F14 पे स्टेबल। इसके अलावा सारे के सारे अनस्टेबल होते हैं, वहां से इलेक्ट्रॉन इजीली निकाले जा सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर एक चीज बात करते हैं हम, 5th नंबर जो टॉपिक है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल, जिसे हम SEP बोलते हैं। लेफ्ट टू राइट चलने पर डी ब्लॉक के एलिमेंट्स का जो SEP होती है, यानी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, वो सभी का क्या होता है, ऑलमोस्ट नेगेटिव होता है। केवल और केवल कॉपर एक ऐसा बंदा है जिसका SEP क्या होता है, पॉजिटिव। अब क्वेश्चन में आपको बोलेगा कि ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैव नेगेटिव SEP, सभी डी ब्लॉक के तत्वों का ऋणात्मक इलेक्ट्रोड विभव होता है, केवल कॉपर को छोड़कर। क्यों, रीजन क्या है? तो आपको यहां पर 2 चीजें ध्यान रखनी है, एक एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, एक हाइड्रेशन एंथैल्पी। के कॉपर की जो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन है वो उच्च होती है, हाई होती है, और हाइड्रेशन एंथैल्पी निम्न होती है, कम होती है। इस वजह से कॉपर को कॉपर प्लस आयन में कन्वर्ट करने के लिए, यानी कॉपर को copper+2 आयन में कन्वर्ट करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज्यादा चाहिए होती है। वो जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है वो हाइड्रेशन एंथैल्पी, सॉरी नॉट एटमाइजेशन, इट्स हाइड्रेशन एंथैल्पी, यानी जो जल योजन ऊर्जा है उससे कंपनसेट नहीं हो पाती। इसकी वजह से यहां पर जो इसका SEP होता है वो क्या आ जाता है, पॉजिटिव आता है। अब हम बात करते हैं कुछ प्रॉपर्टीज की। जितने भी हमारे डी और एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, स्पेशली हम केवल डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की बात करेंगे, डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है। तो यहां पर जो प्रॉपर्टीज है गाइस ध्यान से सुनना। सबसे पहले हम बात करेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की। ये जितनी भी प्रॉपर्टीज है यहां पर मेन इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखनी है आपको, क्या, सुनना ध्यान से। डी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स हैं इनमें एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स होते हैं, यानी इनके जो डी कक्षक हैं वो खाली होते हैं। अगर खाली होते हैं तो 2 चीजें हो सकती है, इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाते होंगे, यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते होंगे। दूसरा, अगर एम्प्टी है, खाली है, यानी बाहर से अगर कोई इलेक्ट्रॉन देगा तो ये उन इलेक्ट्रॉनों को अपने खाली डी कक्षक में, यानी जो एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स है उनमें रख सकते हैं। इस मेन चीज की वजह से ये खूब सारी प्रॉपर्टी शो करते हैं। ठीक है, और थोड़ा थोड़ा वेरिएशन होगा हर प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की, यानी चुंबकीय गुण क्यों दर्शाता है। किसी भी डी ब्लॉक के एलिमेंट को या आयन को जब आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में जब आप रखोगे, तब क्या होगा, यहां डायग्राम के थ्रू मैंने शो किया। अगर ये मान लीजिए
कोई मेरे पास मेटल है, इसको मैंने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा, अगर ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड पे क्या करता है गाइस, ये देखो यहां पे रिपेल होकर के जा रहा है, यानी प्रतिकर्षण हो रहा है, तब उसका नेचर क्या होगा, डायामैग्नेटिक होगा, यानी प्रतिचुंबकीय होगा। यदि ये अट्रैक्ट हो जावे तब आपको ध्यान रखना है यहां पर क्या हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है। जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्शन फील हो तब नेचर हो जाएगा पैरामैग्नेटिक, यानी हिंदी में जिसे बोलते हैं अनुचुंबकीय। और अगर स्ट्रांगली अट्रैक्शन फील होता है किसी आयन को या किसी सब्सटेंस को, तब ध्यान रखना वो किस नेचर का होगा, फेरोमैग्नेटिक, यानी लोह चुंबकीय। एक तो चीज ये। अब बात आती है ये ऐसा शो क्यों करते हैं। किसी भी एटम में न्यूक्लियस के चारों तरफ जब इलेक्ट्रॉन मोशन करता है तो हमें एक चीज पता है, एक ऑर्बिटल यानी एक कक्षक में केवल 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, एक क्लॉकवाइज तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। अब इसे सुनिएगा, किसी भी न्यूक्लियस के चारों तरफ जब इलेक्ट्रॉन घूमता है, न्यूक्लियस के चारों तरफ जब घूम रहा है, तब इस मोशन को बोलते हैं ऑर्बिटल मोशन, यानी कक्षीय गति। और इसी के साथ साथ जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अपनी जो एक्सिस है, अपनी जो धुरी है, उसके भी चारों तरफ घूमता है, उसे बोलते हैं स्पिन मोशन। इसे मैंने डायग्राम से शो किया है। अगर ये इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ घूम रहा है तो इसे बोलूंगा ऑर्बिटल मोशन, यानी कक्षीय गति। अगर ये इलेक्ट्रॉन अपनी एक्सिस पर घूम रहा है तो इसे बोलूंगा स्पिन मोशन, यानी चक्रण गति। यहां पर ये 2 टाइप के मोशन करता है। इस मोशन की वजह से किसी भी एलिमेंट, किसी भी आयन में यहां पर जनरेट होता है चुंबकीय आघूर्ण, यानी मैग्नेटिक मोमेंट। उसे हम शो करते हैं इस फॉर्मूले के थ्रू, म्यू इक्वल्स टू √n(n+2). यहां जो n है वो है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्या है गाइस, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब जब आप इलेक्ट्रॉन्स भरते हो कक्षकों में तो ये इस तरीके से, तो मैंने बोला ये अनपेयर्ड है, 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ क्या है, अनपेयर्ड, तो n का वैल्यू क्या हो गया, 3। अगर मैं ये बोल दूं ये यहां पर, तो यहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, केवल 1, क्योंकि ये 2 तो क्या है, कक्षक पेयर्ड है, तो यहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 1। जब यहां अनपेयर्ड और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाते हो तो यहां पर 2 नेचर निकल के सामने आते हैं। वो देखिए कौन से। अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको मिल जाए तो समझिएगा उसका नेचर हो जाएगा डाया। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो तो उसका नेचर हो जाएगा पैरा। बस इतना सा ध्यान रखना है। और जहां नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे इसका मतलब वहां स्पिन भी ज्यादा होगा। ठीक है गाइस। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कलर की प्रॉपर्टी। कोई भी डी ब्लॉक का एलिमेंट या जो आयन है वो वहां पर कलर क्यों शो करता है। तो सबसे पहली बात ये होगी, किसी भी एटम में या किसी भी ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, जब हम उसे क्या देंगे गाइस, एनर्जी देंगे, तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और अपने लोअर एनर्जी लेवल से कहां जाएगा, हायर एनर्जी लेवल में जाएगा। जब वो अपने लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जाता है, फिर थोड़ी देर बाद वो वापस अपने लोअर एनर्जी लेवल में जैसे ही आता है, उस वक्त वो कुछ रेडिएशन या हम एनर्जी बोलें एक फ्रीक्वेंसी की क्या करेगा, वहां पर एमिट करेगा इन द रेंज ऑफ विजिबल रेंज, विबग्योर वाली रेंज में। तो यहां पर यही चीज मैंने समझाई है, जब ये विबग्योर वाली रेंज में एनर्जी एमिट करता है तो जिस एनर्जी की फ्रीक्वेंसी इसने एब्जॉर्ब की उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर, उसका पूरक रंग ये यहां शो करेगा। ये आपको ध्यान रखना है। अब ये सब हुआ कब, जब यहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे आयन में, यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा, पेयर्ड नहीं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो आंसर क्या है इसका कि जितने भी आयन्स हैं डी ब्लॉक के वो कलर क्यों शो करते हैं, क्योंकि उनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो यानी जिनका मोमेंट क्या होगा, इस 0 हो जाए, जिनका मोमेंट क्या हो जाए 0, तो ध्यान रखना वो कलर भी शो नहीं करेगा, वो आयन कलरलेस होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की। तो देखिए कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन आप लोगों ने कोऑर्डिनेशन चैप्टर में पढ़ा है, किसी भी सेंट्रल मेटल एटम में डी
ऑर्बिटल्स खाली होते हैं, जिसकी वजह से कोई लिगेंड वहां पर इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, जिसकी वजह से एक कॉम्प्लेक्स बनता है। तो यहां पर सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखना, डी ब्लॉक के जितने भी बंदे उनका रिलेटिवली एटॉमिक साइज क्या होता है, छोटा होता है सबसे। और जो आयनिक चार्ज है उन पर वो क्या रहता है, काफी हाई रहता है। तीसरी, उनमें एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स प्रेजेंस होते हैं, जिसकी वजह से वो क्या बनाता है, कॉम्प्लेक्स बनाता है, यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाता है। यही बातें मैंने यहां लिखी है। नेक्स्ट चीज है अलॉय फॉर्मेशन, इसको सुनिएगा। अब अलॉय का मतलब मिश्र धातु। अब आपको पता है कि जब भी किसी एक सब्सटेंस के अंदर हम कोई दूसरा सब्सटेंस मिक्सअप कर देते हैं तो वो फॉर्मेशन हो जाता है एक अलॉय का, यानी एक होमोजेनियस मिक्सचर बन जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं गाइस, अलॉय। अब अलॉय क्यों फॉर्मेशन करता है, वो क्यों फॉर्मेशन, डी ब्लॉक के सभी बंदों का जो एटॉमिक साइज है वो अप्रोक्सीमेटली क्या होता है, सेम रहता है। अप्रोक्सीमेटली क्या रहता है, सेम रहता है, लगभग समान। इसलिए हम आपस में उनको क्या कर सकते हैं गाइस, मिक्सअप कर सकते हैं। अगर मैं मिक्स कर देता हूं, जिसकी वजह से ये क्या फॉर्मेशन करता है, अलॉय। अब इसकी वजह से जो बंदा था, जो एलिमेंट था मेन, जिसका अमाउंट ज्यादा है, उसकी प्रॉपर्टीज एनहेंस हो जाएगी। अब प्रॉपर्टीज एनहेंस होने का मतलब खूब सारी प्रॉपर्टीज एनहेंस होती है, लेकिन आपको जनरल प्रॉपर्टी ध्यान रखनी है, इससे उसका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाता है, उसका नेचर थोड़ा हार्ड हो जाता है, ठीक है, और कोरोसिव रेसिस्टेंट हो जाता है, उस पर कोरोजन नहीं लगता। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है। और कुछ एग्जांपल्स आपको ध्यान रखने, जो रेगुलर एग्जांपल है, जैसे ब्रास का, ब्रॉन्ज का, या आयरन के जितने भी अलॉयज होते हैं, जैसे स्टील हो गया, हाई स्पीड स्टील हो गया, क्रोमियम स्टील हो गया, वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये मैंने लिखा है ब्रास आपको पता है कॉपर और जिंक का मिक्सचर होता है अलॉय का। ब्रॉन्ज कॉपर और टिन का होता है। फेरस अलॉय में पहले आता है स्टील क्या होता है, आयरन के अंदर 0.05%। अब ये वेरिएशन करता है, आप परसेंटेज ना याद रखो तब भी ध्यान रख लेना कि आयरन के अंदर हम लोग क्या मिक्सअप कर देते हैं, कार्बन, थोड़ी मात्रा किसकी, कार्बन के मिक्स करते हैं, तब हमें मिलता है स्टील, ठीक है। अब स्टील में आप लोग अलग अलग डी ब्लॉक का कोई एलिमेंट डाल दो, क्रोमियम डाल दिया, क्रोमियम स्टील बन गया। क्रोमियम के साथ साथ कुछ और डाल दिया, मान लीजिए वेनेडियम डाल दिया, तो वो अलग चीज बन जाएगी स्टील की, जैसे HSS, हाई स्पीड स्टील। तो ये क्या होता है, वेरिएशन होता है, ठीक है। ये अलॉयज के बारे में आप लोग ध्यान रखना। फिर बात आती है इंटरस्टिशियल कंपाउंड, अंतराकांक्षी यौगिक। अब ये क्या होता है, अंतराकांक्षी यौगिक क्या होता है, सुनिएगा। हर डी ब्लॉक का जो एलिमेंट है वो एक पर्टिकुलर क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर शो करता है। किसी की BCC स्ट्रक्चर, किसी की HCP स्ट्रक्चर, किसी की FCC स्ट्रक्चर। जो भी स्ट्रक्चर है उन स्ट्रक्चर में कुछ खाली जगह पाई जाती है, जिन्हें हम बोलते हैं वॉइड्स, एम्प्टी स्पेस। मान लीजिए ये 4 मैंने एटम लगाए, इन 4 एटम को लगाने के बाद ये जगह क्या बच गई मेरे पास, एम्प्टी बच गई, खाली बच गई। अगर ये खाली बच गई है तो यहां पर कोई छोटे साइज का एटम मैं डाल सकता हूं। तो जब इन खाली जगह में, एम्प्टी स्पेस में, वॉइड में जब छोटे साइज का कोई एटम मैं डालूंगा, तब जो कंपाउंड बन के सामने आएगा वो एक नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड होगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल कंपाउंड। इसके एग्जांपल्स आपको ध्यान रखने, जैसे टाइटेनियम कार्बाइड, Mn4n, Fe3H, VH 0.5, TiH 1.7। ये एग्जांपल्स आप लोग याद रखें। अब वो छोटे एटम कौन हो सकते हैं, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ये 3 बंदे, ठीक है। अब ये इंटरस्टिशियल जो कंपाउंड्स होते हैं, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज है। क्या, इनका मेल्टिंग पॉइंट हार्ड, मतलब ज्यादा होता है, ये हार्ड होते हैं, केमिकली इनर्ट होते हैं, इन पे किसी केमिकल का इफेक्ट नहीं पड़ता। मेंटेन मेटेलिक कंडक्टिविटी, ये क्या करते हैं, रिटेन करते हैं मेटेलिक कंडक्टिविटी को। इसका मतलब जो मेटल की कंडक्टिविटी है उसको वो मेंटेन करके रखते हैं, नष्ट नहीं होने देते, डिस्ट्रॉय नहीं होने देते। फिर आती है कैटलिस्ट की प्रॉपर्टी के डी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट हैं, आपने कई रिएक्शंस में, जैसे हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, हैबर प्रोसेस, यहां पर देखा होगा डी ब्लॉक के एलिमेंट एज अ कैटलिस्ट यूज होते हैं। अब बात आती है क्यों यूज किया जाता है इनको, ऐसा क्या है इनमें कि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को ही आप लोग यूज करते हो। तो सबसे पहली बात, अगर कोई कैटलिस्ट कहीं पर यूज हो रहा है तो एक प्रोसेस शो करता है जिसे बोलते हैं एडजॉर्प्शन, अधिशोषण। जब भी कोई रिएक्शन होती है, मान लीजिए ये मेटल है, अगर मैंने कोई कैटलिस्ट यूज लिया, वो कैटलिस्ट यहां पर जाकर एडजॉर्ब हो जाएगा, यानी चिपक जाएगा। जैसे ही वो चिपकेगा तो इस कैटलिस्ट में, इस मेटल में
या मैं ये बोल सकता हूं जो भी सब्सटेंस है ये, इसमें क्या होंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। क्या होंगे गाइस, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यानी साथ ही साथ मैं ये बोल सकता हूं इनका जो ऑर्बिटल्स होंगे वो खाली होंगे, जिसकी वजह से ये यहां पर आपस में एनर्जी का क्या करेंगे, एक्सचेंज। जब ये एनर्जी का एक्सचेंज करते हैं तब ये जो कैटलिस्ट जो इस रिएजेंट या सबस्ट्रेट पर जाकर चिपका है, जिससे ये रिएक्शन करेगा, किसी प्रोडक्ट में फॉर्म होगा, उसके लिए ये क्या करता है कैटलिस्ट, इसकी एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। तो यहां पर वही है, एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स होने की वजह से ये जो कैटलिस्ट होते हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट्स, ये क्या करते हैं, वेरिएबल वैलेंसी यानी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। साथ ही साथ ड्यू टू दी एड्सॉर्प्शन अधिशोषण प्रक्रम के कारण यहां पर ये एक्टिवेशन एनर्जी क्या कर देते हैं, उस रिएजेंट उस सबस्ट्रेट की कम कर देते हैं, जिससे वो आसानी से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। ये है कैटालिटिक प्रॉपर्टी ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। तो ये जो जितनी भी प्रॉपर्टी यहां से क्वेश्चन पुटअप होता है, अगर बाय चांस छोटे छोटे क्वेश्चन पुटअप होंगे तो इनमें से ही होंगे। अगर बड़ा क्वेश्चन पुटअप होगा कि व्हाट डू यू मीन बाय इंटरस्टिशियल कंपाउंड, एक्सप्लेन दी प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड, तो जो ये लिखा है ये छाप के आना। इसी तरह इन सब प्रॉपर्टीज में अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आए तो आप इनमें से थ्योरेटिकली छाप सकते हो। अब आपके दो टॉपिक है, पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम परमैंगनेट। इनके जो आयंस हैं उनकी आपको स्ट्रक्चर एक तो पता होनी चाहिए, जैसा स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको CrO4 और Cr2O7-2 यानी क्रोमेट और डाइक्रोमेट आयन की स्ट्रक्चर आपको पता होनी चाहिए, एग्जाम में पूछे तो। इसी टाइप से मैग्नेट और परमैंगनेट आयन की स्ट्रक्चर भी आपको दिख रही होगी। ये स्ट्रक्चर्स आपको आनी चाहिए, क्यों, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्टली पूछेगा। अब इसके बाद है इनकी फॉर्मेशन कैसे होती है वो देखिएगा। पोटेशियम डाइक्रोमेट की फॉर्मेशन अगर आपको कभी पूछे एग्जाम में, तब आपको ये रिएक्शंस याद होनी चाहिए। अब बनता कैसे वो सुनिएगा। यहां पर मैंने लिखा आयरन क्रोमेट। आयरन क्रोमेट सोडियम कार्बोनेट से जब रिएक्शन करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर, तब जाकर बनता है सोडियम क्रोमेट, एक येलो कलर का सॉल्ट। ध्यान रखना यह है सोडियम क्रोमेट, डाइक्रोमेट नहीं है। सोडियम क्रोमेट का कलर होता है येलो कलर, यह ध्यान रखिएगा। साइड प्रोडक्ट आपको दिख रहा है आयरन ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये जो येलो कलर का सब्सटेंस है, इसको एसिडिक मीडियम में ट्रीट कराया जाता है H2SO4 के साथ, तब जाकर के मिलता आपको सोडियम डाइक्रोमेट। यह है सोडियम डाइक्रोमेट, जिसका कलर होता है ऑरेंज कलर, और यह बहुत ही ज्यादा क्या होता है, सॉल्युबल होता है। हमें इतनी सॉल्युबिलिटी नहीं चाहिए होती। अब मैं इसका क्या करता हूं, क्रिस्टल कन्वर्ट करता हूं, इसको क्रिस्टलाइज करता हूं पानी के साथ। इसको मैंने क्या कर दिया, क्रिस्टलाइज। तो इसके क्या बन गए, सॉल्ट, जिसके कलर, सॉल्ट का कलर क्या होता है, ऑरेंज कलर। अब इस सब्सटेंस का अगर आप हमें यूज लेना पड़ता है इंडस्ट्रीज को, तो वो इसको यूज लेते हैं, वरना बनाना क्या है, पोटेशियम डाइक्रोमेट। इस सब्सटेंस की, ये जो ज्यादा सॉल्युबल है, इसकी रिएक्शन करवा देंगे KCl से। ये KCl से करवा दी, तब जाकर के यहां बना ऑरेंज कलर का पोटेशियम डाइक्रोमेट यानी K2Cr2O7, जो कम सॉल्युबल होता है। अब इसके यूजेस क्या है गाइस, वो सुनिएगा। K2Cr2O7 या KMnO4 दोनों के दोनों एक टाइप के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। अगर मैं स्पेसिफिकली K2Cr2O7 की बात करूं तो इसका यूज कहां होता है गाइस, इसका यूज लेदर इंडस्ट्रीज में होता है। लेदर का कलर फेंट करने के लिए किसका यूज होता है, K2Cr2O7 में। इसी तरीके से प्रिंटिंग इंडस्ट्रीज जितनी भी होती है वहां पर भी K2Cr2O7 का यूज किया जाता है। इसी के साथ साथ कोई अपने को ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे अल्कोहल का फॉर्मेशन करना है या कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन करता है, तब वहां पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की फॉर्म में कौन यूज होता है, K2Cr2O7। ये यूजेस हैं जो मैंने यहां लिखे हैं। अब बात करते हैं पोटेशियम परमैंगनेट की। इसके लिए आपको क्या चाहिएगा, मैग्नीज डाइऑक्साइड चाहिए। इसकी ट्रीट कराओ आप किससे, KOH के साथ, तब आपको मिलता है परमैंगनेट आयन, जिसका कलर कैसा होता है, डार्क ग्रीन। ये कलर स्पेसिफिकली याद रखने आपको, जहां जहां मैंने कलर लिखा है, किस कंपाउंड का, किस आयन का क्या कलर होता है, याद रखना। अब ये जो परमैंगनेट आयन बना, इसका ट्रीट करवा देंगे अल्कलाइन मीडियम में। अल्कलाइन मीडियम में जब इसका ट्रीटमेंट करवाया जाएगा तो परमैंगनेट आयन डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू मैग्नेट आयन, जिसका कलर होता है पर्पल कलर। कैसा कलर होता है, पर्पल कलर। अब सुनना, ये जो मैग्नेट आयन है, इसकी KClO3 के साथ जब मैं रिएक्शन करवा लेता हूं तब डार्क पर्पल कलर हमें मिलता है।
कैसा कलर? डार्क पर्पल कलर। ये चीजें छोटी छोटी बातें हैं जो आपको याद रखनी है। अब यूजेस क्या है इसके, ये मैंने बता दिया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की फॉर्म में KMnO4 का भी यूज होता है। इसी के साथ साथ जो KMnO4 है उसका यूज आप लोगों ने देखा होगा, जितनी भी रेडॉक्स रिएक्शन है जहां होती है, कहां होती है रेडॉक्स रिएक्शन? इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स में होती है, ठीक है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स में यूज किया जाता है कौन? KMnO4, ठीक है। ये था आपका डी ब्लॉक फिनिश। अब बात करते हैं एफ ब्लॉक की। देखिए गाइस, एफ ब्लॉक में आपको याद क्या रखना है? एफ ब्लॉक का स्टार्टिंग में मैंने चैप्टर का इंट्रोडक्शन करवाया, वो चीज याद रखनी है। अब एफ ब्लॉक के कुछ एलिमेंट्स हैं जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको आना चाहिए, क्योंकि डायरेक्टली अगर कभी पूछा जाए, जैसे गैडोलिनियम हो गया, ठीक है, तो पूछ यूरेनियम का पूछ ले, है ना, सीरियम का पूछ ले, तो उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको आना चाहिए। इसी के साथ साथ एफ ब्लॉक में जो और क्या चीजें जो आपको याद रखनी पड़ेगी, लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड में क्या डिफरेंस होता है, लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड में डिफरेंस क्या है, डी और एफ ब्लॉक के जो एलिमेंट है उनके एप्लीकेशन क्या है, ठीक है। ये मैं आपको वीडियो के एंड में आपको कुछ टॉपिक मिल रहे हैं, उसका थ्योरेटिकल है, आप उसे देख सकते हैं, ठीक है। मेरी तरफ से ये हुआ आपका डी एंड एफ ब्लॉक चैप्टर कंप्लीट। राधे राधे।